हाय एवरीवन, होपिंग दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस, फाइनली हमने सीएमए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स जो है हम अपना कंटिन्यू कर रहे थे। 5 स्टडी नोट जो है वो हमने 100% कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना स्टडी नोट नंबर 6 मनी जो चैप्टर है वो हम कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा इतना कुछ लेंदी नहीं है। जो हमारी जनरल नॉलेज है या अवेयरनेस है, हम ऑलरेडी 11th 12th में जो है वहां भी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम इसको आज पढ़ेंगे मनी चैप्टर्स को। काफी इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल वर्डिंग है नहीं। चलिए, और जिन्होंने भी मित्रों 5 चैप्टर स्टडी जो नोट है वो नहीं देखे, एक बार जाके देख लीजिएगा। मनी, सबसे पहले इसमें देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ मनी, टाइप्स, फीचर्स एंड फंक्शंस। मनी क्यों आया था, मतलब कि मनी का रीजन क्या था कि हमारे मतलब मनी से पहले भी एक चीज चलता था हमारा बार्टर सिस्टम। तो क्यों हमें मनी की जरूरत पड़ी कि बार्टर सिस्टम जब अपना था, क्या कमियां थी बार्टर सिस्टम के अंदर कि हमें मनी को क्या नाम है, मनी को कैसे इन्वेंशन करने की जरूरत ही पड़ी हमें। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ बार्टर सिस्टम, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम वाज इन बैक और प्रिवेल्ड। ओके, बार्टर सिस्टम में क्या हुआ करता था दोस्तों, पहले ना बहुत जमाने पहले जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे तो उस समय क्या हुआ था, मनी जो था वो नहीं था। बार्टर सिस्टम मतलब मान लीजिए एक गेहूं का व्यापारी है और एक अगर मान लीजिए चावल का व्यापारी है, तो वो उसको गेहूं देता था और वो उसको चावल देता था, तो आपस में लेन देन करते थे। लेकिन कुछ सारी दिक्कतें थी उस टाइम पर। दिक्कतें ये थी, मान लीजिए किसी मान लीजिए गेहूं का व्यापारी है, मान लीजिए ये जो है वो गेहूं का व्यापारी है, ठीक है। ये मान लीजिए वो वीट का व्यापारी है और उसको मान लीजिए शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, तो उसको ऐसे बंदे को उस समय ढूंढना पड़ता था जिसको वीट की जरूरत हो और जो व्यापारी किसका हो, शुगर का। यानी ताकि वो वीट वाला जो ये है, ए जो है वो क्या कर सके, शुगर खरीद ले। तो इसको ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा, बी को ढूंढना पड़ेगा जो शुगर का डीलर हो और जिसको जरूरत हो वीट की, ताकि ये अपना वीट इसको दे दे और शुगर ले ले। मान लीजिए अगर शुगर का व्यापारी ये नहीं होगा, तो इसको तो शुगर की जरूरत है, मतलब चीनी की जरूरत है या किसी चीज की भी जरूरत है। बार्टर सिस्टम में ये दिक्कत हुआ करती है दोस्तों कि उसको वैसा ही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको उस सामान की जरूरत हो, जिसके पास है, और वो उस व्यापारी हो जो उसको सामान खरीदना है। तो ये दिक्कतें थी बार्टर सिस्टम में। इसके अलावा और भी काफी सारी दिक्कतें थी, वो भी हम पढ़ेंगे एक करके। अब आ गया डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब आपको पता लग गया, एक सामान के बदले में दूसरे सामान को देना, आदान प्रदान करना, ये हो गया अपना बार्टर सिस्टम। अब देखते हैं हम डिफिकल्टीज क्या क्या हुई। लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। देखो जैसा कि मैंने बोला था, मान लीजिए मैंने बोला कि ये गेहूं का व्यापारी है, इसको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है, मान लीजिए तो चीनी की जरूरत है तो उसको चीनी के व्यापारी की जरूरत को ढूंढना होगा और उस चीनी के व्यापारी को ढूंढना होगा जिसको चीनी बेचना हो और बदले में गेहूं को खरीदना हो। और मान लीजिए इस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति चीनी का व्यापारी है बट अगर उसको गेहूं खरीदना नहीं है तो इस व्यक्ति के लिए कोई फायदा नहीं होगा। तो लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मतलब यही दिक्कत है कि उसको ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसको उसी सामान की जरूरत है, जिसको वो बनाता हो और इसको जो सामान की जरूरत है वो दूसरे व्यापारी से मिल जाए, दूसरा व्यापारी इसका सामान खरीद ले और ये उसका सामान खरीद ले। तो ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढने की जरूरत थी। ये होता है हमारा लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आपके पास पैसा जो है, अगर आप 6 साल रखो, 7 साल रखो, 8 साल रखो, अब तो बैंक हो गया है। बैंक भी नहीं, अगर आप कैश भी रख लोगे तो खराब नहीं होता। लेकिन जो गेहूं हो गया या बोल लीजिए चीनी हो गया या बोल लीजिए कोई फल हो गए, वो पेरिश मतलब नष्ट हो जाते थे, तो उनको स्टोर करने में बड़ी दिक्कत आती थी। कई बार स्टोर करने के लिए आपको और सामान खरीदना पड़ता था, मान लीजिए कोई दवाइयाँ ववाइयाँ, तो और आपका खर्चा बढ़ता था। लेकिन दवाइयों से भी ना एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप चीजों को बचा कर रख सकते हो। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, आपको सामान को अपने पास रखना पड़ता था, जिस वजह से आपको सामान को रखने में, रख रखाव में आपको खर्चा आता था। और कितने समय तक आप रख रखाव करोगे, वो ज्यादा समय तक पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपना, मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर आप कोई सामान देना चाहते हो, बदले में कोई सामान खरीदना चाहते हो, तो आपको उस वैल्यू का वो सामान मिलेगा। मान लीजिए बकरी खरीदना चाहते हो और बदले में आपको कोई 1 किलो चीनी दे दे, तो पॉसिबल है क्या? बकरी की कीमत तो हजारों में है, लेकिन चीनी की जो कीमत है वो क्या है, कुछ 100-50 रुपए में। उस समय तो कितना सस्ता हुआ करता था। तो यही है कि मतलब आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी सही कीमत दे। तो यही हो जाता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ मनी। बिल्कुल है, आप मतलब कि आप भले ही चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। मान लीजिए एक, दोनों की कीमत ना बराबर होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। मान लीजिए जैसे आपने बोला कि चावल कितने के दुकानदार को आज की डेट में, चावल से बोला 100 रुपए किलो, तो आप 25 रुपए दोगे और एक पाव ले लोगे। ओके, लेकिन आप मान लीजिए बकरी, आप बकरी को काट के तो नहीं दे सकते ना उसको, बकरी तो उसको जिंदी चाहिए होगी, या घोड़ा हो गया या कोई
जो जो वस्तु है, तो उस जमाने में तो जानवर का ही व्यापार करते थे, मतलब ज्यादातर जो बुजुर्ग थे हमारे, जो पूर्वज थे, वो जानवरों में ही डीलिंग करते थे। तो बकरी पाल ली, गाय पाल लिए, घोड़े पाल लिए, इन चीजों में ही डीलिंग करते थे। डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, अगर आप कोई फ्यूचर में पेमेंट करते हो तो उसमें दिक्कत आ जाती थी, ठीक है। कई बार क्या होता था कि चीनी की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती थी या चीनी की वैल्यू कम हो जाती थी, तो इस चीज का डर लगा रहता था। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई बात है नहीं। उसके बाद है हमारा फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी से पहले हम थोड़े मनी के बारे में पढ़ लेंगे। द टर्म मनी वाज डिराइव्ड फ्रॉम गॉडेस, रोम भाषा से लिया गया है, जुनू मोनेटा, ओके, जिसका मतलब है गॉडेस, एक नंबर में आ सकता है। मनी वॉज इन्वेंटेड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की जो डिफिकल्टीज अभी हमने पढ़ी, उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए ही मनी का इन्वेंशन हुआ। सेवरल इकोनॉमिस्ट डिफाइंड मनी इन सेवरल वे, जो काफी सारे इकोनॉमिस्ट से 3 डेफिनेशन दी गई है, वो हम देखते हैं अभी हम। Robertson defined money as anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other kinds of business obligation। यानी ये क्या है, इजिली एक्सेप्टेबल है। यानी मनी जो है, आप भारत से किसी भी राज्य में जाओगे तो ये इजिली एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो ये वाइड एक्सेप्टेबल है ये मोड। Salomon, according to Salomon definition, money is one that possesses general acceptability, यानी भारत के किसी भी राज्य में जाओ तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये वाइडली एक्सेप्टेबल है। ये सलीमन ने बोला। वॉकर ने बोला मनी व्हाट मनी डज, ओके, मनी वो जिससे मनी क्रिएट कर सके, सामान खरीद सके, यानी मनी की अपनी एक वैल्यू है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। हमें चीजों को पढ़ना पड़ेगा इन डेप्थ में, लेकिन अपने को एमसीक्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कि मोस्टली जो एमसीक्यू है, सारा कोर्स करिकुलम कराने के बाद मैं एमसीक्यू पर भी आऊंगा। प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी अब आपको 1 किलो सामान खरीदना है, उसकी अगर आपको 1 पाव खरीदना है तो आप 1 पाव भी सामान खरीदो, यानी एक सामान के बदले में अगर आपको ये पेन खरीदना है तो उसकी कीमत दे दीजिए और आपको ये पेन अपने आप मिल जाएगा, ओके। मीजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज को आप आसानी से मीजरमेंट कर सकते हो, कि ये 10 रुपए का है तो उसके बदले में 10 रुपए दे दीजिए। लैपटॉप 40,000 रुपए का है तो आप 40,000 रुपए दे दीजिए। 70,000 का लैपटॉप है तो आप 70,000 का लैपटॉप उसकी पेमेंट कर दीजिए। अब पढ़ते हैं हम सेकेंडरी वैल्यू। अच्छा, ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू था, ये सेकेंडरी वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को बैंक में जमा करा दीजिए, 10 साल, 15 साल, 25 साल, कोई खराब नहीं होगा। अगर आप मनी को अपने पास भी हैंड रखोगे तो भी वो खराब नहीं होता। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो वस्तुएं थी वो खराब हो जाती थी। आप फल हो गए, सब्जियां हो गया, वो कुछ टाइम के लिए ही रखेगा, उसके बाद वो पेरिश यानी खराब हो जाती थी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आप फ्यूचर की पेमेंट भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप देखा होगा, आप करते हैं लोन की पेमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी 10 साल 15 साल के हाउसिंग लोन होते हैं। ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस, ओके। मनी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। आपने सामान खरीदा, पैसा आपके पास था, आपने पैसे को दूसरे व्यक्ति को दे दिया जिससे आपने सामान खरीदा, तो मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कॉन्टिजेंट फंक्शन, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ओके। अब क्या है कॉन्टिजेंट फंक्शन में, क्या है, जो हमारी जो मनी है वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में भी काफी हेल्पफुल होती है। इससे पहले जो है मैंने नेशनल इनकम की चैप्टर बना दिए, एक बार उनको देख लीजिएगा आप। मनी इक्वलाइज मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोडक्टिविटी, ओके। मनी क्या, जितना ज्यादा आपके पास मनी रहेगा उससे आप प्रोडक्टिविटी यानी आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, और ऑटोमेटिकली देश की जो नेशनल इनकम है उसमें भी आपका बढ़ोतरी हो जाएगा। बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय बैंक आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ मनी। The supply of credit is an economic dependent on the supply of nominal money. It is not possible to create credit if there is no reserve money, okay। बैंक के पास पैसा आता है तो बैंक क्या है, उसके पास अपने पास जमा करके रखता है पैसों का क्रेडिट। लिक्विडिटी, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट, ओके। मनी को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट माना जाता है। जितनी भी संपत्तियां हैं हमारे पास, मनी को, क्योंकि मनी लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो कैश में हो, मनी तो ऑलरेडी ही कैश में है। तो ये हमारे हो गए फंक्शंस। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी। दो कंपोनेंट है हमारा, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। हमारे दो तरह के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक। दीज आर कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक से पैसा लेती है, उनको डिपॉजिट करके रखती है। लेकिन इन बैंकों के काम पर कौन कंट्रोल रखेगा, कौन इन पर निगरानी रखेगा, तो वो होता है हमारा सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया में है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जो निगरानी रखता है बाकी के कॉमर्शियल बैंक में, वो लोगों का पैसा सही से संभाल कर रख रहे हैं या नहीं रख रहे, कोई गलत इधर उधर पैसा तो नहीं दे रहे। जैसे कि क्या नाम, नीरव मोदी जो फ्रॉड हुआ हमारा, क्या नाम इसका है ना, विजय माल्या वाला जो फ्रॉड हुआ, ऐसा फ्रॉड ना हो। इंडिया में करेंसी कौन इशूड करता है? आरबीआई इशूड करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का जो सिक्का है वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रिलीज करता है। डिमांड डिपॉजिट क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो पब्लिक का पैसा रखते हैं, बदले में वो पब्लिक के पैसे को रखते हैं, बाद में कहीं और आगे देते हैं ज्यादा इंटरेस्ट पर, और उसके बदले में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट। मान लीजिए पब्लिक का पैसा आपने डिपॉजिट रखा, पब्लिक को आप 4% का इंटरेस्ट दे रहे हो, बदले में आप 7% का इंटरेस्ट किसी और से चार्ज कर रहे हो, तो जो 3% है वो आपका इंटरेस्ट होगा। HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, ये इस तरीके से ही काम करते हैं। उसके हम बोलते हैं मनी एग्रीगेट किस तरीके से निकालते हैं हम, कुछ फॉर्मूले इनको देख लीजिएगा आप। M1 कैसे निकालते हैं? करेंसी जो 10 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 के नोट हो गए, अब तो खैर 1000 का होता ही नहीं है। डिमांड डिपॉजिट जो आपने पब्लिक से पैसा लिया, और अदर डिपॉजिट, ओके, कहीं और से अगर आपको डिपॉजिट आ गया अदर देन पब्लिक। M2 में क्या, M1 को तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे हम। उसके बाद टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, जो भी टाइम लाइबिलिटी वाले डिपॉजिट्स होंगे बैंक में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, जो अदर देन डिपॉजिट्स होते हैं। टर्म डिपॉजिट मैच्योरिटी विद इन अ ईयर, जो भी टर्म डिपॉजिट है जिनकी मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर है। M3 में क्या होगा, M2 भी इंक्लूड होगा, प्लस टर्म डिपॉजिट मोर देन 1 ईयर वाले, और कॉल या टर्म बोरोविंग्स ऑफ बैंक, जो बैंक ने बोरोविंग्स दिया है वो भी इंक्लूड होगा। उसके बाद है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल सा मतलब है परचेजिंग पावर, मतलब आपके पास जो पैसा है इसके बदले में आप मार्केट की कितनी चीजों को खरीद सकते हो। वैल्यू ऑफ मनी को हम सिंपल दिखाते हैं 1 डिवाइड में पी, यानी पी मतलब प्राइस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू और एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ऑब्टेन इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट ऑफ मनी डोमेस्टिकली, इज कॉल्ड इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू। यानी आप एक मनी को देने के बदले में आप जो सामान खरीद सकते हो विद इन डोमेस्टिक, वो हमारा होगा इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू। और आउटसाइड इंडिया बोल सकते हैं, आउटसाइड डोमेस्टिक हम बोले तो वो हमारा होगा एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। Forms of money, cash money and credit money, other financial assets like unit of UTI, Unit Trust of India, इसका full form Unit Trust of India, इंश्योरेंस पॉलिसी एटसेट्रा। नियर मनी, मनी डिपॉजिट जो भी आपने बैंक में जमा करा दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रेशंस लॉ, छोटा सा है वो पढ़ लेते हैं हम। द लॉ स्टेट दैट बैड मनी गिव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ओके, बैड मनी का मतलब कि आपका पैसा जो डूब गया, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या, पैसा आपका डुबा दिया। दिस इज ट्रू इन केस ऑफ बाइमेल्टेनिज्म वेयर टू मेटल स्टैंडर्ड गोल्ड एंड सिल्वर ऑपरेटेड साइड बाय साइड। इन सच अ केस, सिंपल सा है, ग्रेशंस लॉ बोलता है कि अगर आपका दो मेटल है, मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर है, मान लीजिए, अगर मान लीजिए, या मान लीजिए आप बोल दीजिए, जैसे हम देखते हैं स्टॉक मार्केट और गोल्ड का देखते हैं, जब जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, तो गोल्ड के प्राइस कम हो जाते हैं। और अगर जो शेयर मार्केट है उसकी अगर प्राइस मान लीजिए वो गिरती है, तो गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस में, जब कोरोना वायरस हुआ था 2020 में, तो शेयर मार्केट नीचे आ रही थी, उस दौरान आपने देखा था कि 56,000 तक हमारा सोना पहुंच गया। लेकिन जैसे 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 हमारी रिकवरी हुई कोरोना वायरस से और हमारा मार्केट अच्छा हुआ, वैसे आपने देखा होगा 56 से 40,000 तक, और 44-43,000 तक भी सोना पहुंच गया था। तो ये होता है ग्रीशन लॉ। एक कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी कमोडिटी का प्राइस कम होगा, दूसरी का अगर बढ़ेगा तो पहली वाली का कम हो जाएगा। ये होता है हमारा ग्रीशन लॉ। It also means that cheap money drive out of dear money. If a country use both money as well as mental money, people will use the paper and hold the money, metal money. So guys, एक बार और दोबारा देख लेते हैं, बाकी का जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे आराम से। बार्टर सिस्टम का मतलब, मनी चैप्टर हमने स्टार्ट किया स्टडी नोट नंबर 6, स्टडी नोट नंबर 5 तक हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली धीरे धीरे करके बाकी भी हम स्टार्ट कर लेंगे। मनी का मतलब पहले हमारा बार्टर सिस्टम था, एक चीज के बदले में दूसरी चीज का ट्रांसफर करना, लेकिन उसमें काफी सारी समस्याएं आई थी। जैसे कि हमने पढ़ा लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आपको जो सामान बेचना है तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो वो सामान को खरीदना चाहता हो। ठीक है, तो लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ऐसा व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था उस समय पर। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जो सब्जियां हो गया, फले हो गया, उनको स्टोर करने में वो क्या है, 2-3 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में खराब हो जाते थे। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी, अगर आप जिस सामान को बेच रहे हो तो आपको उतनी ही कीमत का सामान ढूंढना पड़ता था, जो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता था। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू,
आप मान लीजिए सामान बेच रहे हो, आपको लग रहा है कि ये महंगा है, और जो दूसरा व्यक्ति आपको सामान दे रहा है वो सस्ता है, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट हो जाता था। डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट करने में दिक्कत हो जाती थी। कई बार आप जो सामान दे रहे हो उसके प्राइस बढ़ सकते थे फ्यूचर में, कभी कम हो जाते थे, तो इस वजह में डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर की पेमेंट करने में आपको दिक्कत होता था। हमारे फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टीजेंट फंक्शन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप मनी के थ्रू सामान को एक दूसरे को सामान को एक्सचेंज कर सकते हो। मीजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मीजर कर सकते हो। सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर वैल्यू, आप मनी को स्टोर कर सकते हो, कोई पेरिश नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आप फ्यूचर की पेमेंट भी कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ मनी, कंटीजेंट फंक्शंस में मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी जो है वो नेशनल इनकम में भी कैलकुलेशन करने में भी हेल्पफुल होती है। जो मनी है वो प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल यूटिलिटी इन चीजों को बढ़ाने में भी हेल्पफुल होती है। बेसिस ऑफ क्रेडिट में हेल्पफुल, और मनी जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। कंपोनेंट ऑफ मनी, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक होता है हमारा वो आरबीआई हो गया, और कमर्शियल बैंक जो पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करता है, बदले में उनको पैसा जब उनको जरूरत होती है पब्लिक को, तब वो पैसा पब्लिक को दे देती है। करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। M1 का मतलब था हमारा, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 जो हमारा मनी एग्रीगेट है। टाइप ऑफ वैल्यू, इंटरनल एक्सचेंज वैल्यू, ओके। तो डोमेस्टिक लेवल पर आप मनी को एक्सचेंज करने से आप कितनी चीजें ले सकते हो, वो हमारा इंटरनल हो गया। और आउटसाइड द डोमेस्टिक, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। ग्रेसेंस लॉ सिंपल सा बोलता है कि अगर आपका दो प्रोडक्ट है, मतलब दो कमोडिटी है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक जो है मतलब अगर एक का प्राइस जो है बढ़ता है तो दूसरे की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। और अगर दूसरे की वैल्यू कम होती है तो पहले वाले की प्राइस बढ़ जाता है। सिंपल सा है, दो जो है वो रेट्रो मतलब रिवर्स वे में चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, शेयर मार्केट हो गया और गोल्ड हो गया। गोल्ड का अगर अगर शेयर मार्केट खराब परफॉर्म कर रही है तो लोग गोल्ड में ज्यादा निवेश करते हैं ताकि सिक्योर होने के लिए। होप दैट यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मनी चैप्टर को लगभग फिनिश कर देंगे, ओके। धीरे धीरे करके हम अपना जो इकोनॉमिक लॉ और अकाउंट चल रहा है, इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद, एमसीक्यू करने के बाद, हम क्या करेंगे, अपना मैथ स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में।